इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में पढ़ा जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास को अंग्रेजी में मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री को अलग-अलग इतिहासकारों ने अलग-अलग समय से माना है। कुछ लोगों का मत है कि मॉडर्न हिस्ट्री 1707 से शुरू होती है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। कुछ लोगों का यह मानना है कि मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास 1857 की क्रांति के बाद शुरू होता है। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वो यूरोपियंस जब भारत में आते हैं, तो तभी शुरू हो जाती है। अच्छा, हम आज की क्लास में ये देखेंगे कि यूरोपियंस भारत में किस क्रम में आए और उन्होंने क्या-क्या भारत में किया, उनके आने के क्या रीज़न रहे, इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भारत में जो यूरोपियंस का आगमन हुआ था, वो इसी क्रम में हुआ था। सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद आए डच, उसके बाद आए इंग्लिश, उसके बाद आए डेन्स, उसके बाद आए फ्रेंच। तो इस क्रम को याद करने का एक शॉर्टकट है PDF। डेन्सों डेन्स का उतना भारत में आए तो ये, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा भारत में नहीं रहा, इसलिए हम मुख्यतः इन 4 को पढ़ते हैं: पुर्तगालियों को, डचों को, इंग्लिश को और फ्रेंच को। तो इन्हें, जिसे हम PDF हम जानते हैं, PDF एक फॉर्मेट है जिसमें डॉक्यूमेंट होता है, तो उसी तरह से PDF से आप याद कर सकते हैं, PDEF। अच्छा, हम एक बारी मैप में, विश्व के मैप में इनकी विश्व के मानचित्र में इन चारों देशों की सिचुएशंस को देख लेते हैं, ये कहाँ-कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे आज मैप में आप देखेंगे कि आज के मैप में जो मॉडर्न मैप है, उसमें पुर्तगाल कहाँ है? यहाँ, स्पेन के बगल में। और भारत कहाँ है? यहाँ। इसके बाद आप देखेंगे जो PD, जो डेनिश है, वो नीदरलैंड के निवासियों को डेनिश कहा जाता है। नीदरलैंड के निवासियों को डेनिश कहा जाता है। इसके बाद है आप इंग्लिशमैन, जिन्हें ब्रिटिशर्स कहते हैं, वो ब्रिटेन से आए थे। ब्रिटेन और यूके में कुछ डिफरेंस है, जो हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। इसके बाद अंतिम में आते हैं फ्रेंच। फ्रेंच अंतिम में आते हैं, और फ्रेंच कहाँ के निवासी होते हैं? फ्रांस के। अच्छा, आपने ये देखा कि 1498 में पुर्तगाली भारत आते हैं। तो क्या ऐसा था कि यूरोपियंस को भारत के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी? क्योंकि हमने इतिहास की किताबों में हमें जो पढ़ाया जाता था, वो ये पढ़ाया जाता था कि भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, है ना? आप सब ने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। अब ये काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग है कि भारत की खोज कोई करेगा, जबकि भारत खुद में एक विश्व गुरु है और भारत की परंपरा सनातनी है। और कब से एग्जिस्ट करता है भारत? भारत तो तब से एग्जिस्ट करता है जब इनके यहाँ ट्राइबल कल्चर था। तो ये कहना बहुत गलत होगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। हाँ, ये माना जा सकता है कि पुराने समय से भारत और यूरोप के बीच में राजनीतिक और आर्थिक संबंध थे, लेकिन जब मध्यकाल में, जब मुस्लिम धर्म का उदय होता है और यहाँ अरबियन साम्राज्य बनते हैं, तो अरबियन साम्राज्य, मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बीच में जो तल्खी होती है, वही कारण बनती है कि इनके भी ये जो आर्थिक संबंध थे और उनके बीच में बाधा पड़नी शुरू होती है। तो जो यूरोप के निवासी होते हैं, उन्हें एक अलग रूट चाहिए होता है जो इस रूट से अलग हो। जैसे हम पहले पाकिस्तान, ईरान से होते हुए, टर्की से होते हुए यूरोप में चले जाते थे और यहाँ ट्रेड वगैरह करके, सिल्क रूट का नाम आपने सुना होगा, जहाँ चाइना से डायरेक्ट लिंक था दोनों जगह, रशिया और यहाँ जाने का। लोग रशिया के थ्रू भी यूरोप जाके ट्रेड किया करते थे। अब क्या हुआ, यूरोपियंस ने फैसला किया कि वो एक दूसरा समुद्री रास्ता खोजेंगे।
तो यूरोपियंस में आप देखेंगे स्थिति तो पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल का एक पूरा साइड समुद्र में लगता है। क्योंकि इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, इसलिए इन्होंने अपनी नेवल पावर, समुद्रिक शक्ति को बहुत स्ट्रांग बनाया, जिसके कारण ये समुद्र में बहुत एक्सप्लोर कर पाए। अब इतनी दूरी ट्रेवल करके आना है, इस पूरी दूरी को ट्रेवल करने में लगभग सालों लगता है। पुर्तगाल से भारत आने में उन्होंने यही रास्ता अपनाया। इसके बीच में पड़ता है केप ऑफ गुड होप। इस जगह को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। यह पूछा जाता है कई बार कि केप ऑफ गुड होप कहाँ है, तो केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका में। केप ऑफ गुड होप कहने का मतलब है कि जहां से एक अच्छी आशा आपको जगी। यहाँ पहुंचने के बाद जब एक बार समुद्र दिखाई देने लगा तो उन्हें एक आशा जगी, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ तक तो आना आसान है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ना, यहाँ तक आने के लिए आपको क्या करना है, बस अपने जहाज को लेके यह इसी रास्ते आना है और ये देखते रहना है कि आपके बाएं हाथ पे जमीन हो, मतलब लैंड हो। लेकिन यहाँ पहुंचे आप, तो अब यहाँ से आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल था। तो इसका मतलब ये था कि पुर्तगाल के पास एक अच्छी समुद्रिक शक्ति, नेवल पावर थी। तो हम देखेंगे कि जो पुर्तगाल के राजा थे प्रिंस हेनरी, इन्हें नेविगेटर के नाम से जाना जाता था। इन्हें समुद्र में एक्सप्लोर करने में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए इनका नाम द नेविगेटर रखा गया। अच्छा, एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास पुर्तगाल और स्पेन के बीच में ट्रीटी हुई थी। आपको कभी आश्चर्य हुआ कि जो कंपनी भारत में आई, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो फ्रेंच हो, उन सबको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। ऐसा क्यों? ईस्ट क्यों कहा जाता था? तो ईस्ट इसलिए कहा जाता था कि ये जो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास है, इसके अंतर्गत एक समझौता हुआ था कि एक लाइन खींची गई नॉर्थ अटलांटिक। इस लाइन के अंतर्गत, इस लाइन के इधर ट्रेड करने का अधिकार था पुर्तगालियों को, और इस लाइन के इधर ट्रेड करने का अधिकार दिया गया स्पेन को। इसीलिए जितनी भी कॉलोनीज अमेरिका में बनी, साउथ अमेरिका में बनी, सारी स्पेनिश कॉलोनी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ब्राज़ील की, अर्जेंटीना की, पेरू की, कोलंबिया की, इन सब जगह में ज़्यादातर बोलने वाली भाषाएं स्पेनिश है। तो चलिए, ये तो हुई इनकी बात। इसीलिए इस लाइन के ईस्ट में जो ट्रेड करते थे, उन्हें उन सारी कंपनियों का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। तो हमने देखा प्रिंस हेनरी को और ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास को। हम आगे बढ़ते हैं कि जैसा मैंने बताया कि इस जगह से, केप ऑफ गुड होप से आगे बढ़ना मुश्किल था। तो यहाँ तक तो यूरोपियंस आ जाते थे। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए इन्हें किसी की मदद चाहिए थी। तो यही मदद मिली वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद के रूप में, अब अहमद मजीद के रूप में। यही अहमद मजीद वास्को डी गामा को इंडिया लेके आते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम में कि वो कौन था जो वास्को डी गामा को भारत लेके आया। तो वास्को डी गामा को केप ऑफ गुड होप से भारत ले आने वाले अब्दुल मजीद थे। 1498 में 1498 1498 में वास्को डी गामा इंडिया में आए। और कहाँ आए? तो कालीकट केरला में एक पोर्ट है, कालीकट आए। ये आज के केरला में है। उस समय वहां के राजा थे जमोरी। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। पहला, वास्को डी गामा भारत कब आए? तो 1498 में आए। दूसरा, वास्को डी गामा भारत कहाँ आए? तो कालीकट आए। उस समय कालीकट का राजा कौन था? तो जमोरिन था। जमोरिन ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था, ग्रैंड रिसेप्शन दिया था। उसके बाद फिर वास्को डी गामा का आना भारत में यूं था कि वो खाली बस एक व्यापारी के रूप में आए थे। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि व्यापार करने के लिए आप जो इंडिया है, यहाँ से अलग अलग जगह से आपको सामान खरीदना है और एक जगह इकट्ठा करना है। इसके लिए किस चीज़ की जरूरत थी? इसके लिए इन्हें जरूरत थी एक किलेबंद जगह की, जहाँ वो अपना सामान पूरे भारत से आए वो इकट्ठा करवाएं। इसे ही कहते थे फोर्ट। तो पुर्तगालियों ने
पहला फोर्ट 1503 में बनाया कोची। यह क्वेश्चन कई बार आएगा। आप देखेंगे कि PDEF में पुर्तगाली जब आए तो इन्होंने पहला फोर्ट कहाँ बनाया, डेनिश आए इन्होंने पहला फोर्ट कहाँ बनाया, इंग्लिश आए इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री फोर्ट कहाँ बनाया, और फ्रांस आए इन्होंने पहली फैक्ट्री फोर्ट कहाँ बनाया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम अपने आगे आने वाली क्लासेस में इन्हें कवर करेंगे। दूसरा फोर्ट कहाँ बनाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला ही जनरली पूछा जाता है। इसके बाद आती है कहानी की, जो अब तक व्यापारी थे अब क्या करेगा, पुर्तगाल की इसे रेगुलराइज करने की कोशिश करेगा। इन्हें एक क्रमबद्ध तरीके से डॉक्यूमेंट के अंतर्गत, मतलब राज्य के देख रेख में एक गवर्नर भेजेगा। तो पहले गवर्नर जो आते हैं उनका नाम होता है फ्रांसिस एल्मिरा। इनकी पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी इसलिए कि मतलब अगर कोई ट्रेडर इतने दूर से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ अगर ट्रेड करना शुरू करेगा तो यहाँ पहले भी ट्रेड करने वाले लोग रहे होंगे, पहले भी व्यापारी रहे होंगे, उन्हें अच्छा थोड़ी लगेगा। लेकिन अगर आपको इस जगह सर्वाइव करना है तो आपकी नेवल पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो अरबियन सी में पूरे में कंट्रोल कर सके। तो इसी पॉलिसी को, अरबियन सी में अपने स्ट्रॉन्ग नेवल पावर बनाने की पॉलिसी को ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहते थे। ये पॉलिसी कौन ले आया? ये पॉलिसी फ्रांसिस एल्मिरा की थी, जो 1505 में भारत के पहले गवर्नर बने पुर्तगाल की तरफ से। उसके बाद पुर्तगाल की तरफ से जो सेकंड गवर्नर आते हैं उन्हें कहते हैं अल्फांसो अल्बाकर्की। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम अल्मेडा का ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड है, दूसरा नाम है अल्बाकर्की का। अल्बाकर्की इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो पुर्तगाल की असली जो स्थापना है इंडिया में, पावर स्टेब्लिश की, वो किसने की? ये की अल्बाकर्की ने। अल्बाकर्की ने गोवा को, जैसे भारत का पेनिनसुलर भाग यूं मान लीजिए, तो गोवा अगर यहाँ है, ये अरबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, तो अरबियन सी में है गोवा। और ये उस समय बीजापुर के अंदर में आता था। बीजापुर से गोवा को 1510 में अल्बाकर्की जीतते हैं। और ये अब तक जो खाली व्यापारी थे, जो समुद्र के रास्ते आते जाते थे, अब क्या हुआ, इनके पास एक लैंड पावर बन गई। पहली बारी पुर्तगाली इनके पास एक ज़मीन आ गई अपनी, जिसमें वो ट्रेड कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद 1510 में ये हुआ। इसके बाद से ये धीरे धीरे बढ़ने लगे, अलग अलग जगहों को इन्होंने जीता। अभी तक ट्रेड करने के लिए, जैसे अगर आपको मैप में देखेंगे हम, अगर आपको यहाँ से ट्रेड करके जाना है तब तो आपको वेस्टर्न कोस्ट पे अच्छा पड़ेगा, लेकिन पश्चिमी तट पे अगर आपको इंडोनेशिया से, मलेशिया से ट्रेड करना है तो आपको बे ऑफ बंगाल में कोई पोर्ट, कोई जगह बनानी पड़ेगी जहाँ आप अपना सामान यहाँ से लाके इकट्ठा कर पाएँ। इसके लिए उन्होंने कहाँ फोर्ट बनाया? तो इसके लिए बंगाल में उन्होंने हुगली नदी के किनारे एक पोर्ट बनाया। पहली फैक्ट्री जो पुर्तगालियों की ईस्टर्न कोस्ट पे थी वो कहाँ थी? हुगली में। ठीक है। तो अच्छा, दोनों फोर्ट पे अब क्या हुआ, हम जानते हैं कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, जो सबसे ज़्यादा दिन तक रही इंडिया में यूरोपियन पावर, वो कौन थे? इंग्लिश, है ना। इंग्लिश थे जो सबसे ज़्यादा दिन तक इंडिया में रहे। ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बाकी पावर जब आई, बढ़ी, तो उसका पतन भी हुआ। तो इनका पतन होने लगा कुछ समय बाद क्योंकि ये इनकी पॉलिसीज़ क्या थी कि ये ज़्यादातर लूट पाट करने लगे, ज़बरदस्ती करने लगे। एक्चुअली इन्हें लगता था कि हमारी पावर बहुत ज़्यादा है, लूट पाट की इन्होंने मतलब सारे गलत काम किए, जिससे जो यहाँ की एग्जिस्टिंग पावर थी, जैसे यहाँ के जो नवाब थे, यहाँ के जो राजा थे, वो इनसे बहुत नाराज़ रहे। इसीलिए ये यहाँ पुर्तगाली यहाँ कभी सक्सेसफुल नहीं। तो पुर्तगालियों ने बाद में अंग्रेजों से सूरत को हारे 1612 में। 1663 में मालाबार कोस्ट, कंकन कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ये सारे कोस्ट मैं आपको ज्योग्राफी में हम अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि मालाबार कोस्ट जो केरला का कोस्ट है, जो केरला का तट है, उसे मालाबार कोस्ट कहते हैं। तो पूरे मालाबार कोस्ट में जितनी भी फैक्ट्री थी, लगभग ये सारी की सारी फैक्ट्री किससे हार गए? डचों से। डचों ने पुर्तगालियों के सारे फोर्ट
मालाबार कोस्ट के लगभग जीत लिए। उसके बाद 1739 में सेलेसिटे और बसई, ये दोनों जो टर्म है ये अभी इतिहास में आपको कई जगह मिलेंगे। इस समय इस जगह को मुंबई के नाम से जाना जाता है। आपको सबको पता होगा कि मुंबई आइलैंड्स पे बसा हुआ है, तो इस जगह को मुंबई के नाम से जाना जाता है आज। ये सेलेसिटे और बसई को पुर्तगालियों ने गुजरात के राजा से जीता था और बाद में मराठाओं से ये हार गए 1739 में। अच्छा, लास्ट गवर्नर पुर्तगाल के कौन थे? मैनुअल एंटोनियो सिल्वा। कब? 1961 में। इसका मतलब ये कहा जाता है कि भारत में पहला आने वाला यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली 1498 में। और सबसे बाद में जाने वाला यूरोपियन कौन था? वो भी थे पुर्तगाली 1961 में। इन्होंने गोवा को छोड़ा, गोवा को आज़ाद कराया गया 1961 में। तो यहाँ हमने देखा कि सबसे पहले आने वाले यूरोपियंस थे और भारत को सबसे अंतिम में छोड़ के जाने वाले भी पुर्तगाली ही रहे। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम इसी क्रम में आगे देखेंगे कि कैसे कौन आया, डच कैसे कैसे आए, कैसे फ्रेंच आए, कैसे इनकी शक्तियाँ बढ़ी और कैसे इनकी शक्तियाँ घटी, और फिर कैसे अंग्रेजों ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और बाकी सिस्टम उन्होंने चलाया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।